सकते हो, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्लास के आगे जाने के पहले, कुछ नया स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास के पोल की रिपोर्ट देखते हैं। पोल रिजल्ट इसको आप कहते हो, ठीक है। पिछले क्लास यानी शुक्रवार की पोल रिपोर्ट है। तो यहाँ पर उन बच्चों के नाम है जिन्होंने आंसर किया था पोल सेक्शन में, ठीक है। इतने ही बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया था। ग्रीन में जिनका नाम है आपको पता है सारे आंसर सही किए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर कुछ गलत हुआ है, ठीक है। खुशी के नाम से बच्चे हो, बंटी के नाम से बच्चे हो, जनरली आप सभी का आंसर सही होता है। अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, इवन क्लास के पहले, क्लास के बीच में, एंड में, जहां भी आपका डाउट आपको लगता है पूछिए, ठीक है। अभी मैं रिकॉल करवाता हूँ, कोई भी डाउट होगा रिकॉल क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिएगा। इवन आपने होमवर्क किया होगा तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक तो पोल रिपोर्ट है, इसको थोड़ा और इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिस्ट मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने अभी बताया अभी आप सभी को। यहाँ पर उन बच्चों के नाम है जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं या फिर क्लास को बहुत कम देर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनमें अगर आपका नाम है तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, आपको पूरी क्लास करनी है और सारे पोल में पूछे क्वेश्चन का आंसर करना है। ट्राई करिए कि सही आंसर कीजिए। जैसे कि आरजू के नाम से बच्चे हो, सुमित, कृष्ण, अर्जुन, सिकंदर, नवीन, तनुज, चंचल, इगल, है ना, आईडी नेम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी पोल रिपोर्ट बन सके। चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। क्या सीखा था हमने? टॉपिक था किसी द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट्स एक्चुअल में होता क्या है, रूट्स के बारे में सीखा था। अब रूट्स निकालेंगे कैसे ये तो आज सीखेंगे, ठीक है, लेकिन रूट्स का मतलब समझाया था। तो रूट्स या मूल होता क्या किसी द्विघात समीकरण का? एक लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के हल को ही उसका मूल कहते हैं, उसके सॉल्यूशन को। तो आप को अगर चेक करने के लिए बोला जाए, जो मैं सिखाया था आपको चेक कैसे करते हैं, तो जो भी मान, जो भी x का, चर का जो भी मान होगा, मान लो x इक्वल टू 2 किसी द्विघात समीकरण में मैंने पुट किया, ठीक है। और अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो हम कहेंगे सर अगर किसी चर के किसी दिए गए मान पर LHS RHS के बराबर आ जाता है तो कहेंगे यह मान जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा, और समीकरण को संतुष्ट करेगा तो यह मान इस समीकरण का हल होगा या रूट्स होगा या मूल होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, तो कहेंगे हल नहीं होगा। सिंपल सी ये बात है। तो इसी पे मैं एक रिकॉल दे रहा हूँ, ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में इस समीकरण का मूल कौन सा है, ठीक है। आपको एक एक करके हर ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन से मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके चेक करिए, पोल आपका ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, चैट बन रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, पूछा गया है निम्नलिखित में से समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये तो दिख रहा है आरएचएस में 0 है, ठीक है। राइट साइड में सब इक्वल टू के दाएं साइड में तो 0 है हमारा। तो आप यहां तो बोल दोगे सर आरएचएस कितना है, 0 है। तो देखिए किस मान पर हम यहाँ पर इस समीकरण के एलएचएस में 14, 13, 15 या 10 में क्या पुट करें कि वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, क्योंकि आरएचएस में 0 है आपका, ठीक है। आरएचएस 0 है, एलएचएस में लिख दे रहा हूँ। एलएचएस इस समीकरण का कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो आप बारी बारी से यहाँ पर चेक करना होगा। पहले 14 पुट करिए एक्स का मान, फिर एक्स का मान 13 पुट करिए, फिर 15, फिर 10। बारी बारी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, है ना। एक आंसर आ चुका है, 2 आंसर आ चुका है, बढ़िया। तो बस यहाँ पर ट्राई करिए, ठीक है, अपने कॉपी पे कैलकुलेशन करिए। देखो इतना कैलकुलेशन आपसे इसलिए करवाया जाता है ताकि आप फास्ट हो जाओ, ये सारी चीज की आदत हो जाए। आप एग्जाम में आए तो आपको सोचना ना पड़े, है ना, ठीक है। तो टोटल 4 आंसर आए हैं, चारों सही, बढ़िया। पूजा आपका माइक ऑन है, मन बंद कर दीजिए। 6 है, टोटल 6 आंसर आए हैं, 6 में 6 सही, बढ़िया, ठीक है। 7 आंसर आ चुके हैं और 7 ही सही, ठीक है। हमें बस पुट करके चेक करना होगा ABCD, नाइस। जिनका हो गया बस वेट करो, ठीक है। जिनका भी हो गया है बस वेट करना है आपको।
8 बच्चों के आंसर आए हैं और 8 में 8 सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और। अगर आपको टाइम लग रहा है तो मुझे बताना, ठीक है? अगर टाइम सर लग मैं रहा निकाल के देख लिया, एक बार रुकोगे? है, ओके ओके करो आप। हाँ, इस क्वेश्चन में डेफिनेटली टाइम लग सकता है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर 14 कवर करना है, 13 कवर करना है। अच्छा चलो, एक मैं चीज आपको बता देता हूँ आपके हेल्प के लिए। अगर आपको नहीं याद है, ऐसे याद होना चाहिए, 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 14 का वर्ग जो होता है वो 196 होता है, ठीक है? 13 का जो वर्ग होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगा, 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, 225। और 16 का वर्ग 256, 256, ठीक है? तो ये वर्ग मैंने बता दिया, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप क्या करो, ए को चेक करो, बी को चेक करो, सी को चेक करो, डी को चेक करो, है ना? अगर मान लो मेरा आंसर ए ही आ जाता है, मान लिया कि मेरा आंसर ए को चेक किया और ये आंसर आ गया, मैं बाकी चेक भी नहीं करूंगा, है ना? तो आप लाइन से चेक करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं। अभी लास्ट का 20 सेकंड रुकेंगे, इस 20 सेकंड में आपको आंसर करना है, ठीक है? अभी लास्ट 20 सेकंड, क्योंकि मोस्टली सभी के आंसर आ चुके हैं, मैक्सिमम सही बच्चों का आंसर आ गया। इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 15 सेकंड लास्ट, लास्ट 15। अगर इतने टाइम में नहीं हो पाता है किसी का भी, तो आप फिर चैट सेक्शन में लिख देना अपना आंसर, ओके? ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बढ़िया। टाइम चाहिए सर। नहीं, आपने अभी ज्वाइन किया है सोमवीर, अभी अब टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, फिर आप क्लास को पहले ज्वाइन करिए, ठीक है? तभी आप पोल में कर पाओगे, फिर आप चैट में आंसर करना अभी, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, क्लास को भी टाइम पर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर आपका रिकॉल इस तरीके से मिस होता है। अभी पोल को मैं एंड कर चुका हूँ और चैट आपका ऑन है, ठीक है? अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर कीजिएगा। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर LHS है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 182। RHS में तो आपको दिख रहा है, समीकरण के RHS में 0 दिख रहा है मुझे। तो हमें देखना है कि x का मान हम 14, 13, 15 या 10 में क्या पुट कर दे, क्या रखे कि इसका LHS 0 के बराबर आ जाए, ताकि LHS RHS के बराबर आ जाए, समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है? तो मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो पहले मैं x का मान 14 पुट करता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है? तो x इक्वल टू, अगर मैं 14 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 14 पर LHS क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? 14 का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स यानी 14, ठीक है, माइनस 182, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर मैंने अभी बताया 196, ये याद रखना है आपको, ठीक है? अदरवाइज गुना करने में काफी टाइम लग जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है? प्लस 14, ठीक है, प्लस 14 माइनस 182। अब 196 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ? 196 में अगर 4 ऐड करोगे तो 200 मिलेगा, और 200 में और 10 ऐड करना है, ऐसे सोचा, देखो ऐसे सोचा। 196 में 4 ऐड किया तो 200 मिल गया, और 10 और ऐड किया तो 210 मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको सर ये 210 मिला और माइनस 182। अब ये घटा करके जितना भी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी आए मुझे पता है कि सर ये 0 तो नहीं आएगा, ठीक है? अब मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ इसमें कितना आ रहा है, आप अगर टाइम लगा रहे थे इसमें कि सोच रहे थे कितना है, तो वो मत करिए, ठीक है? तो आपको पता है 210 में से 182 घटाएंगे तो सर 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये RHS के बराबर नहीं आएगा, ठीक है? तो LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो यह वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, सीधे यहीं पर आ गए, हमारा आंसर नहीं आएगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा। अब x का मान मैं 13 पुट कर रहा हूँ, ठीक है? x का मान मैं 13 पुट कर देता हूँ यहीं पर। चल, तो x का मान अगर मैं 13 पुट करूं, क्या है? x इक्वल टू 13 पर, तो LHS कितना बनेगा? LHS तो मेरा वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है? तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का वैल्यू 13 है, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है? तो 169 लिखेगा यहाँ पर, 160, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक पुट करके, ठीक है? तो पहले लिखोगे 13 पुट किया सर, 13 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 182। 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होगा? 169 प्लस 13 माइनस 182। अब मुझे बताइए 169 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 169 में 13 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 182।
182 है ना, 169 में आप अगर 3 ऐड करोगे तो 172 मिल जाएगा, ठीक है। अब 172 में अगर मैं 10 पुट करूँ, 10 ऐड करूँ तो 182 मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा सर 182। अब मुझे दिख रहा है सर 182 में से 182 अगर घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 हमारा आरएचएस भी है, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है सर x इक्वल टू 13 पर एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आया। तो एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हम ये समझेंगे सर अगर x इक्वल टू 13 पर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो x इक्वल टू 13 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और इस समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब x इक्वल टू 13 इस समीकरण का एक मूल होगा या फिर इसका एक हल होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 13 हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये चीज, बताइए। इसके आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, मुझे पता है कि इनमें से कोई एक ही आंसर होने वाला था सर, ठीक है। तो x इक्वल टू 13 अगर आंसर मिल गया तो आंसर बी आगे करके आगे मैं पोल में आंसर कर देता, ठीक है। या एग्जाम में कर रहे हैं तो आंसर एक्स ऑप्शन बी कर देंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी को मैं चेक भी नहीं करूंगा, ऑप्शन डी को मैं चेक भी नहीं करूंगा। आप चाहो तो आप चेक करके पुट करिए, आपका दिखेगा एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस मान पर एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं आएगा, और 10 पर भी एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्या कर रहा था संगम, यहाँ पर मैंने बस चेक करने के लिए बताया। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में, शायद आपकी लास्ट क्लास मिस हुई थी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अभी हम लोग बस चेक करने के लिए सीख रहे हैं कि समीकरण का मूल है या नहीं है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, हमसे मूल पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन ना देकर के बस एक समीकरण लिख कर दिया जाएगा कि मूल बताइए, ठीक है। तो वो आज का टॉपिक है, आज सीखेंगे, ठीक है। हमेशा ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आया आपका। तो ये है आपका क्वेश्चन कि सर अगर ऑप्शन ना रहे तो हम मूल निकालेंगे कैसे, द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कहने का मतलब सॉल्यूशन, मूल कहने का मतलब हल, एक तरीके से दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद करो, दो मेथड है आपके लिए द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए। पहला मेथड होता है आपके पास मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट, नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, ठीक है। और सेकंड जो मेथड है आपका द्विघात सूत्र, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको सीधाचार्य फार्मूला भी करते हैं सेकंड मेथड को। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। और ये मिडिल टर्म स्प्लिट सुनकर कुछ याद आया क्या आप सभी को, बताइए कौन से चैप्टर में आपने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा है। हाँ जी, कहीं तो पढ़ा है, चैप्टर 2 में। तो साहिब कह रहे हैं सर चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट, बहुपद को, किसी भी द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने के लिए हम लोग मध्य पद विभाजन विधि यूज करते थे। तो वहां पर द्विघात बहुपद था, यहाँ पर द्विघात समीकरण है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है, क्योंकि इसी को यूज करेंगे, पूरा चीज सेम करेंगे। आपको याद करो, वहां पर हमने शून्यक निकाला था, शून्यक और मूल एक तरीके से सेम ही है, बस लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको याद हो तो मैंने चैप्टर 2 में करवा रखा है, बस एक रिवीजन होगा आपका। बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को गुणनखंड कीजिए। पहले मुझे बताइए बहुपद कैसा है, द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है, कैसा है, इसको आप क्या बोलोगे। द्विघात। द्विघात द्विघात। है। मुझे दिख रहा है सर चर एक्स है और इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 दिख रही है, ठीक है। तो आपको बताइए द्विघात बहुपद है, ठीक है। समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि एलएचएस आरएचएस नहीं है, तो समीकरण ना करके इसको बहुपद कहेंगे। अब इसको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको पता है मध्य पद विभाजन विधि। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद लिख दिया। अब इसको गुणनखंड करना है तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इस 1 को गुना करेंगे 6 से, ठीक है। 1 को गुना करेंगे, इस 1 को आपको याद होगा, तो इस 1 को इस 6 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1 इंटू 6 बराबर 6 मिलेगा। अब इस 6 को आप ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िएगा कि उनको जोड़कर, क्योंकि सी के आगे यानी कांस्टेंट वाले टर्म के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन दिखा रहा है कि हम कुछ ऐसे तोड़ेंगे कि उनको जोड़ करके बीच वाला टर्म यानी 5 आ जाए, ठीक है। तो आप यही सोचोगे 3 और 2, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर इसको हम तोड़ सकते हैं 6 इंटू 1 भी, लेकिन 6 और 1 को देखो, आप ऐसा सोच सकते हो सर 6 इंटू 1 लिखेंगे तो 6 में 1 घटाने पर 5 आएगा, हमें घटा करके 5 नहीं लाना है, ये गलत हो जाएगा आप ऐसे करोगे। तो आप क्या बोलोगे, सर 6 को ऐसे तोड़िए 3 इंटू 2, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, मैं इसको मिटाता हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। तो बीच वाला जो टर्म है 5x, इस टर्म को बस चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं आप लोगों के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को मैं बोला था, इस 5 को आप लिख दीजिए 3 प्लस 2, कुछ ऐसे, बस 5 को लिख दो 3 प्लस 2, क्योंकि आपको पता है 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। बाहर में x है, ये वाला x, तो आप बाहर वाले x को, इस x को आप यहाँ पर x लगा के छोड़ दो, ठीक है, प्लस x। इसके आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये 3 जो है x से गुना होगा तो मिलेगा प्लस का 3x, और 2 जब x से गुना होगा तो मिलेगा प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 6। चाहो तो आप इस स्टेप से सीधे ये वाला स्टेप पे आ सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी आपको, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x मिलेगा। यहां से आप कहोगे सर पहले वाले दो टर्म को देखिए, पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां से मिल जाएगा आपका x प्लस 3 अगर कॉमन लिया तो, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा x कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x प्लस 3, ठीक है। 2x प्लस 6 में क्या कॉमन है, एनीवन? 2x प्लस 6 में क्या कॉमन है? 2 सर। 2 आपको साफ दिख रहा था, 2 कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा x प्लस 2 3 6, यहाँ पर 3 आ गया। तो आप बोलो सर अगर इन दोनों टर्म में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 3, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिखेगा सर x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 ये वाले टर्म में भी है, और x प्लस 3 वाले टर्म में भी है, ठीक है। बीच में क्या का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो आप क्या करोगे, x प्लस 3 को कॉमन निकालोगे, और यहाँ से एक बच जाएगा x, यहाँ बच गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस का 2। तो ये क्लियर है सभी का? पहले भी ये किया है हमने, बहुपद को गुणनखंड करने वाला। तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा, मिडिल टर्म स्प्लिट द्वारा हमने इस बहुपद को गुणनखंड कर दिया, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड हो जाएगा, ऐसा मैं कोई भी बहुपद दे दूं गुणनखंड कर लोगे? यस सर। चलिए, तो ये तो हो गया हमने गुणनखंड। यस सर। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन दिया जाए, अगर मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, देखो यहाँ पर एक समीकरण बन गया, अब एक इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन का बोला जा रहा है मूल बताइए, ठीक है, मतलब वो कौन सा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आप क्या करोगे, सेम पूरा जो हमने प्रोसेस किया था अभी, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को लीजिए, और यहां से आप क्या करो, ये पूरा प्रोसेस लिखोगे, और इस पूरे प्रोसेस को आप, एक सेकंड मैं इसको ले रहा हूं यहां पर, चलिए, तो ये आपका है, आपने बोला इस आरएचएस को, ठीक है, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो था, इसको हमने कुछ ऐसा लिखा गुणनखंड करके, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एलएचएस को पहले गुणनखंड करते हैं, जैसे हमने पहले कर रखा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर समीकरण क्या था, इक्वेशन क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो एलएचएस को आप गुणनखंड करिएगा तो आपको मिलेगा सर, ये मिला x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। आप एक स्टेप में नहीं लिखोगे, आपको ये करना पड़ेगा पूरा जो हमने किया था अभी, ठीक है, पूरा आपको गुणनखंड करना होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, x प्लस 3 और x प्लस 2 दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के बीच में गुना का साइन है, कुछ नहीं होने का मतलब बीच में गुना है। अगर मैं कह रहा हूँ a इंटू बी को गुना करने पर 0 मिल रहा है, कोई भी दो क्वांटिटी को गुना करने पर 0 मिल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि सर किसी भी दो चीज को गुना करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो a का वैल्यू 0 रहा होगा या फिर b का वैल्यू 0 रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बोलोगे सर, या तो p का वैल्यू 0 रहा होगा या फिर q का वैल्यू 0 रहा होगा, तभी इन दोनों को गुना करने पर 0 मिलेगा। अगर किसी भी दो क्वांटिटी को गुना करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब उनमें से कोई एक तो 0 रहेगा ही। तो यहां से हम कह सकते हैं सर, या तो x प्लस 3 पहला वाला जो गुणनखंड है ये 0 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 2 जो होगा वो 0 के बराबर रहेगा, इन दोनों में से कोई एक 0 रहेगा। अगर x प्लस 3 0 के बराबर है तो यहां से मिलेगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -3, 3 जब उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा, या तो x का वैल्यू -3 रहा होगा या फिर x का वैल्यू कितना रहेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। तो यही दो हमारे पास मूल आ गए, ठीक है। तो आपको सर मूल क्या होंगे इस समीकरण के, मूल हो गए x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर बनेगा। कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। गुणनखंड करने वाला स्टेप हमने पहले कर लिया, गुणनखंड करेंगे उसके बाद इतना करेंगे, समझ में आया?
ऐसे याद करो कि चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ रहे थे वहां पर हमने शून्यक निकाला था, ठीक है। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो, सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर मैं इस बहुपद का शून्यक पूछता तो आपने क्या बोला था, शून्यक बताने के लिए इस बहुपद का एक समीकरण बनाए थे, इक्वल टू 0 लिख दिया था, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाया था और इसी को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वही द्विघात समीकरण का मूल होता है, ठीक है। जो भी द्विघात समीकरण का शून्यक होगा वो इस द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे सर x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 इस द्विघात समीकरण का मूल है। क्लियर, आगे बढ़े, ये समझ में आया? तो इस टाइप का सिंपल Yes, क्वेश्चन sir. कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो और मुझे आंसर बताइए, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ट्राई करिए और इसका जो भी मूल आता है, जो भी रूट्स आता है, आप माइक ऑन करके बताइए, चैट में लिख के बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो आप क्या करोगे, पहले LHS को, बाएं पक्ष को गुणनखंड करिए। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा LHS का गुणनखंड करना, मतलब फैक्टराइज करना मध्य परिभाजन विधि द्वारा, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द्वारा। तो -2 और -4 आया है सोनाक्षी का, दो मूल आएंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद के, जब भी आप द्विघात समीकरण का मूल निकालोगे दो मूल आएगा, ठीक है, -4 -2। तो मैक्सिमम सही बच्चों का आंसर आ रहा है -4 और -2, सेम है। चलो मैं सॉल्व करूँ अब इसको, देखते हैं आप लोग का सही आ रहा है कि, सभी का आंसर अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर समीकरण क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख दिया। अभी रुक जाओ, अभी आप देखिए स्क्रीन को, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहां से आप क्या बोलोगे, सर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं यहाँ पर, तो ए और सी को गुना करना होगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा संगम, आपके डाउट पर आते हैं, यहाँ पर आपका क्या डाउट है, बिल्कुल सही डाउट पूछा है, लेकिन उस पर आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 1 को आप अगर 8 से गुना करोगे तो 1 को 8 से गुना करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 8। अब 8 को ऐसे गुणनखंडों में मुझे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उनको गुना करने पर 8 मिले और जोड़ करके 6 मिले। जोड़ करके क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 8 के पास प्लस का साइन है, ठीक है, ये वाला प्लस का साइन है तो जोड़ करके 6 लाना है बीच वाला टर्म, और अगर माइनस का साइन रहेगा तो घटा करके 6 लाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिए कौन से दो नंबर होंगे जिसको गुना करने पर 8 मिल जाए और जोड़ करके 6 मिले। तो आपको सर 4 गुना 2, छोटा नंबर है, काफी जल्दी दिख जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस स्टेप में आप क्या करिएगा, ये लिखने की जरूरत है नहीं, बस आप यहाँ पर से हटाएं दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाला जो टर्म है 6x, इसके में बस 6 जो लिखा हुआ है, जो प्लस का साइन जो था मैंने उसको प्लस का साइन रहने दिया, बस 6 जो लिखा हुआ है बस 6 को मैं तोड़ रहा हूँ, 6 को मैंने लिखा 4 + 2, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पर x था x लगा दिया, प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है कोई साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले वाले दो टर्म को देखिए, पहले वाले दो टर्म में मुझे x कॉमन दिख रहा है, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ से आप अगर x कॉमन लोगे तो मिलेगा x + 4, ठीक है। कुछ भी कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है या कोई भी इशू है तो बिल्कुल माइक ऑन करके बताइए। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर दूसरे इन दोनों टर्म में, लास्ट वाले दो टर्म में, यहाँ मुझे दिख रहा है 2x, यहाँ पर 8, तो 8 में तो 2 छुपा है, वो 8 कहने का मतलब 2 गुना 4, तो 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 गुना 4, ठीक है। तो आपको सर इन दोनों टर्म में से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 2 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 तो था ही। अब यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रहा है कि x + 4 सर यहाँ पर भी दिख गया और x + 4 मुझे यहाँ पर भी दिख गया, बीच में कैसा साइन है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। तो यहां से आप कह सकते हो x + 4 मैंने कॉमन लिया यहां से और यहां से, तो x + 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x + 2, ठीक है, तो x + 2 आपका बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ
स्क्रीन दिख रही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? शायद नहीं दिख रही है ना, स्क्रीन रुक गई है क्या? दिख रही सर। जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? नहीं सर। नहीं, एक सेकंड, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस एक सेकंड रुकना है आपको। ठीक है, स्क्रीन दिखेगा तो बताना। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे? अभी दिख रही होगी, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहां से मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रुक गया था। चलो ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर x+4 को कॉमन लिया, जैसे ही x+4 को दोनों टर्म में से कॉमन लोगे तो आपको बच जाएगा x+2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दिख रहा है सर x+4 और x+2 जो गुणनखंड है, ये मैंने गुणनखंड कर दिया अभी तक, ठीक है। अब दो गुणनखंड है जो आपस में गुना है, ठीक है, बीच में गुना का साइन है, तो बीच में अगर गुना है तो या तो x+4 0 होगा या फिर x+2 0 होगा। तो आप यहाँ से बोलोगे सर या 0 के बराबर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि x+2 जो है वो 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा। अब यहां से हम क्या लिखेंगे इस स्टेप के बाद? आप बोलोगे सर अगर x+4 0 के बराबर है, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? ये +4 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा -4, ठीक है, -4। और यहां से मिलेगा x का वैल्यू कितना, +2 जो है उधर जाएगा तो बन जाएगा -2। तो एक तो मूल मुझे दिखा x इक्वल टू -2 और एक मूल मुझे दिखा x इक्वल टू -4। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है द्विघात समीकरण के दो मूल है, ठीक है, द्विघात समीकरण के दो मूल मुझे दिख रहे हैं। एक मूल दिख रहा है x इक्वल टू -4, मतलब x इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो भी LHS 0 के बराबर आएगा, और x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर? बताइए, क्लियर? यस सर। और -2 आप लोग आंसर बता भी रहे थे, ठीक है, क्लियर, चलिए ठीक है। अच्छा, आते हैं संगम के डाउट पर। संगम, आपने क्या पूछा था कि द्विघात समीकरण के हम दो मूल कैसे हैं? तो आपको लास्ट क्लास में आपको एक बार वीडियो देखिएगा, ठीक है, पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें काफी चीज क्लियर होगा। मैंने आपको एक पॉइंटर बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण का याद रखिए दो मूल होते हैं। अब मूल कैसे होंगे, कई बार आप बुक में देखते हो कंफ्यूज होते हो कि एक मूल होता है, लेकिन एक मूल कभी नहीं होता, हमेशा दो मूल होता है। कई बार होता है कि दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं एक मूल हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा वीडियो को लास्ट क्लास का, उससे क्लियर होगा। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कोई भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब आते हैं पोल के क्वेश्चन में, जो आपका डाउट था बढ़िया सा कि पोल का जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें तो सर आपने एक ही मूल दिया था, ठीक है, तो उस समीकरण के भी दो मूल रहे होंगे, उन दो मूल में एक मूल मैंने दिया था, ठीक है, तो आपको चेक करना था, तो चेक करके मुझे दूसरा ऑप्शन मिला था। समझ में आया कि उसमें भी दो, हर द्विघात समीकरण का दो मूल होगा, मैंने उसमें से एक मूल दिया था, एक मूल नहीं दिया था, ठीक है। सर में दो मूल होंगे, वो पोल द्विघात में समीकरण, क्वेश्चन पूछा था। हाँ पहला क्वेश्चन जो पूछा था रिकॉल वाला, जैसे ये देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर इसका अगर मूल निकालेंगे तो हो सकता है दो मूल निकलेगा, ठीक है, अभी उस समय तक हमने सीखा नहीं था मूल निकालना, ठीक है, अब मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने जब सीखा नहीं था तो पुट करके चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या किया, जब इसको चेक किया 13 तो दिखा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर कर दिया। बाकी सभी को पुट करोगे तो आपको दिखेगा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, एक मूल और होगा इसका, लेकिन मैंने दूसरा मूल दिया ही नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो इसका दो मूल रहा होगा, लेकिन बस एक ही मूल मैंने दिखा। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करिए। यहाँ पर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, समझिए इसको, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0, इसका मूल बताइए। 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताना क्या है हमें, इस समीकरण का मूल बताइए। अब मूल हमेशा ऐसा नहीं होगा इंटीजर आएगा, मतलब पूर्णांक आएगा, भिन्न के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले LHS जो लिखा हुआ है आपका उसको गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो LHS जो है बायां पक्ष, उसका गुणनखंड करिए। और देखो अगर कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन में भी डाउट होता है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए, चैट में लिख के बस डी लिख दोगे, मैं आपका पूछ डाउट चलूंगा, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए। अच्छा, इसको करिए ना, इसको करिए पहले। 3x² प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0,
होल में तो क्वेश्चन करेंगे ही अभी, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे बोला जाएगा मूल बताइए। ठीक है, कई बार क्या होता है ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं, -4 और 1/3। तो एक आंसर आया है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए में लिख देता हूँ, -4 और 1/3 या -1/3, 1/3। जतिन के नाम से एक बच्चे हो, आईडी नेम में ले रहा हूँ। अगर यही आंसर है तो आप बस सेम लिख दीजिए या फिर ए लिख दीजिए, अगर इससे अलग आंसर आता है तो फिर लिख के बताइए। अगर यही आंसर है तो आप ए लिख दो या फिर सेम लिख दो। 3x ए, ठीक है, -4 और 1/3, ठीक है, सेम, सभी का आंसर सेम आ रहा है। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर एलएचएस में 3x² + 11x - 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलएचएस को फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट का, क्योंकि मध्य पद विभाजन से ही हम लोग सीख रहे हैं अभी। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मूल ज्ञात करना है हमें, पता है। तो आप क्या करिएगा, इस 3 के गुना मैं 4 से करूंगा, तो 3 गुना 4 करने पर क्या मुझे मिल रहा है, 3 गुना 4 करने पर सर मुझे 12 मिल रहा है। ठीक है, 12 मिल रहा। अब यहाँ पर देखिए 12, 4 के आगे जो आपका लास्ट वाला कांस्टेंट वाला टर्म है, इसके आगे में माइनस का साइन है। तो अब मुझे दिख रहा है सर 12 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर सोचिए जिसको गुना करने पर तो 12 मिले और घटा करके 11 मिले, घटा करके 11 मिले। बताइए कौन सा दो नंबर होगा जिसको गुना करने पर 12 मिले और घटा करके 11 मिल जाए, क्योंकि बीच वाला टर्म 11 है, बीच वाला टर्म 11x है, 12 गुना 1, बढ़िया। तो आप यहां से कह सकते हो सर 12 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 गुना 3, इनको घटाने पर तो 1 आएगा, ये नहीं पॉसिबल है सर। 6 गुना 2 सोचेंगे, इसको भी गुना करने पर 12 मिलेगा, लेकिन 6 और 2 को घटाने पर 4 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। सर 12 गुना 1 भी हो सकता है, 12 और 1 को गुना करने पर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 में से आप अगर 1 घटा दोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो यहां से आप क्या करिएगा, समझिए, तो मैं लिख दे रहा हूं 3x² को तो 3x² लिख दिया, प्लस का, देखो ये प्लस का जो साइन था मैंने उसको प्लस का साइन रखा, सिर्फ और सिर्फ 11 को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो 11 लिखा हुआ है, इस 11 का जगह पर मैं ब्रैकेट का लिख रहा हूँ, 11 को लिख सकते हैं 12 - 1, क्योंकि हमें पता है 12 - 1 लेंगे, 12 और 1 को गुना, 12 में से घटाने पर 11 मिलेगा और 12 1 को गुना करने पर 12 मिल जाएगा। बाकी का जो टर्म था सारा उसको मैंने सेम लिख दिया, x -4 = 0। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करिएगा, ब्रैकेट को ओपन करने पर क्या मिलेगा, 3x², ये 12 को x से गुना करोगे तो प्लस का 12x, -1 को x से गुना करेंगे तो माइनस का x। ये मैंने क्या किया, 12 को x से गुना किया और -1 को x से गुना किया। ठीक है, x अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, -4 = 0, कुछ ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा आपका क्वेश्चन लेंगे सरिता, आपने शायद लास्ट क्वेश्चन में पूछा था रूट वाला, उस पर भी आएंगे। ठीक है, एक एक करके, पहले एक एक करके स्टेप पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले ये करो। अब यहाँ पर पहले वाले दो टर्म जो दिख रहे हैं आपको, पहला दो टर्म जो दिख रहा है, इसमें से आपको क्या कॉमन दिखेगा, 3x² + 12x में क्या कॉमन है, बताओ। 3x, ठीक है, 3x² + 12x में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा है सर x तो कॉमन है ही दोनों जगह पर, साथ में 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 चौके 12 होता है। ठीक है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो आपको सर यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x² में से 3x कॉमन लिया तो x बचेगा, और 12x में से आपने x तो कॉमन निकाल ही लिया है, 12 में से 3 भी निकाला है, तो 3 चौके 12, यहाँ पर x + 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर 3x कॉमन निकालोगे तो बचेगा x + 4। इन दोनों टर्म, ये दोनों टर्म को देखिए, दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो माइनस का साइन ही कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो आपको होगा सर यहाँ पर -1 अगर कॉमन ले लें तो आपका बन जाएगा x + 4, क्योंकि माइनस का साइन जब भी कॉमन लोगे तो अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x बन गया प्लस का x, -4 बन गया प्लस का x, प्लस का 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर x + 4 यहाँ भी है और x + 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो x + 4 को कॉमन लीजिए, इन दोनों टर्म में बीच में माइनस का साइन है, तो आपको दिखेगा x + 4 को मैंने कॉमन लिया अगर, तो क्या बचेगा, x + 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3x, यहाँ दिखेगा -1, तो बच रहा है 3x - 1 = 0। फिर से मुझे दिख रहा है सर यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड किया है, 2 ब्रैकेट आ गए हैं, यहाँ पर बीच में गुना का साइन है, 2 गुणनखंड अगर 0 के बराबर है गुना होकर के, यहाँ से पता चलेगा सर या तो x + 4 का वैल्यू 0 के बराबर रहेगा, पहला वाला गुणनखंड 0 होगा, या फिर दूसरा वाला गुणनखंड 3x - 1 जो है 0 के बराबर रहेगा, इन दोनों में कोई एक 0 रहेगा।
अगर हमारा x प्लस 4 0 के बराबर है तो ये तो साफ दिखा रहा है x का वैल्यू जो होगा सर माइनस का 4 होगा, 4 उधर जाएगा तो x का वैल्यू -4 बन जाएगा, ठीक है। और 3x - 1 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से कहेंगे सर 3x का वैल्यू कितना होगा, 3x का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन गया, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ से दो आंसर मुझे फिर से दिख रहा है। इसी द्विघात समीकरण का मूल जो आया इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू -4 और x का वैल्यू 1/3, ये दो हमारे मूल हो गए, ठीक है। समझ में आया, ये हमारे आंसर हो जाएंगे जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, चाहे आपसे गुणनखंड करने के लिए बोला जाए या फिर आपसे बोला जाए मूल निकाली, ठीक है, दोनों ही चीज कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को करिए। लिख लिया ना सभी ने, इसको लिखा है ना सभी ने, लिखा करिए, नोट्स बनाइए इसको सारी चीज को, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लो अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है 48x², 48x² माइनस का 13x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। इसको हल करिए और मूल बताइए। प्रैक्टिस कर लो, एक एक करके मैं सारे टाइप कवर करूंगा। एक बच्चे का डाउट था रूट वाला, ठीक है, रूट वाले पर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, सारी चीज करेंगे। रूट वाला क्वेश्चन भी पोल में दूंगा, सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे, सारी चीज करेंगे। 48x² माइनस का 13x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसका मुझे मूल पता करना है। 48x² माइनस का 13x माइनस का 1 बराबर 0, तो इसका मूल क्या होगा। नंबर सोचिए, बीच वाले टर्म जो 13x है उसको कैसे तोड़ेंगे। देखो कई पॉसिबिलिटी बनेंगे, आपको एक बार में आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है, एक बार में ऐसा नहीं होगा कि नंबर मिल जाएगा, आपको सोचना होगा। एक बार मैंने देखा हो कुछ और सोचेंगे, है ना। क्योंकि अगर मुझे मान लो किसी दो नंबर को गुना करके 12 लाना है अगर, तो 12 तो 4 गुना 3 से भी आएगा, 6 गुना 2 से भी आएगा, 12 गुना 1 से भी आएगा, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो वहां पर आपको सोचना होता है कि इनमें से हम सेलेक्ट कौन सा करें, हमारे काम का कौन सा है, ठीक है। 7 आंसर 7 और -6 आ रहा है, नहीं। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको यही पता है ना, फॉर्मेट आपको पता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो आपको पता है a को c से गुना करना होता है, a को c से गुना करना है, लेकिन इतना बार बार लिखते नहीं है, ठीक है, बार बार इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं कि a को c से गुना करना, प्रोसेस पता है। a को c से गुना करेंगे, जो भी नंबर आएगा सर उसको सोचेंगे कि जोड़ कर या घटा करके b लाए, डिपेंड करेगा कि c का साइन कैसा है, तो इतना बार बार नहीं लिख रहे। मैं सीधे आपको स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर नंबर है 1/3, एक आंसर आया है अभी मेरे पास साहिब का, ऑप्शन नंबर ए लिख दे रहा हूँ, 1/3 और -1/16, साहिब का आंसर आया और रवीना का आंसर आ गया, ठीक। सभी का, सोनाक्षी का आंसर आ चुका है, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, x² का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो है 48, ठीक है, 48। और कांस्टेंट वाला टर्म क्या है 1, माइनस का 1 कह सकते हो या 1 कहते हैं। तो 48 को आप अगर 1 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, आपने सबसे पहले देखा 48 को, ये रफ में करना है, 48 को 1 से गुना करेंगे तो 48 मिल जाएगा, 48 मिला। अब 48 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उनको गुना करने पर तो 48 मिले। अभी रुक जाइए, चैट में लिखना बंद करो, ठीक है, अभी समझो, ठीक है। ऐसे दो नंबर में तोड़िए कि उनको गुना करने पर तो 48 मिले, लेकिन घटा करके 13 मिले, क्योंकि बीच वाला टर्म 13 है और सी यानी कांस्टेंट वाला टर्म माइनस का है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको सर घटा करके 13 लाना है। तो आप सोचिए कैसे आपने ब्रेक किया 48 को, मुझे बताओगे कैसे सोचा आपने। 48 को दो नंबर में सोचिए तोड़ के, 16 16 और गुना 3, 3। नाइस। अब देखो एक बार में आंसर नहीं आएगा मेरे दिमाग में, मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सोचूंगा अच्छा 48 को तोड़ना है सर, 12 चौके 48 होता है, ठीक है, लेकिन 12 में से 4 घटाएंगे तब तो 8 मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन रुक रही है क्या? एक सेकंड रुक, ये थोड़ा सा इशू हो रहा है स्क्रीन का, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी दिख जाएगा फिर से, ठीक है। चलो ठीक है। तो आप बोलोगे सर 12 गुना 4 सोचा, अगर 12 गुना 4 करने पर 48 मिल जाएगा, लेकिन उसको घटा करके 13 नहीं मिलने वाला, तो ये हम कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सोचा हमने, मान लो अगर मैंने सोचा 8 6 48, 8 गुना 6 भी 48 होता है, ठीक है। लेकिन इसको भी 8 में से 6 घटाने पर 2 मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने सोचा 16 गुना 3, 16 3 भी 48 होता है, ठीक है। तो 16 3 48 करने पर आपको दिखेगा सर 16 3 48 तो होता है, और 16 में से 3 घटाने पर 16 माइनस 3 करने पर 13 मिलेगा, ठीक है। तो अगर छोटा नंबर है तो हम कुछ इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनाकर कर लेंगे। अगर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर अगर रहेगा, तो फिर हम कुछ भी और ब्रेक करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, उसमें आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हो 48 को हम लिखेंगे 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, ताकि गुना करने पर 48 मिल जाए और 16 में से 3 घटा करके मुझे 13 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि बीच वाला टर्म 13 है। तो यहाँ से आप लिखिए कुछ इस तरीके से, इसको आप बोलोगे सर 48 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन को कुछ चेंज नहीं किया, माइनस का साइन को माइनस का साइन ही रहने दिया। चेंज क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो 13 लिखा गया है, ये जो 13 लिखा गया है, इस 13 को मैं बदल कर लिख रहा हूँ 16 माइनस 3, 16 में से 3 घटाएंगे 13 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स का साइन है, मैंने एक्स का साइन लगा दिया, ठीक है। माइनस का 1 है, मैंने माइनस का 1 लगाया, बाकी कुछ चेंज ही नहीं किया। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ इतना चेंज हुआ कि मैंने 13 को लिखा है 16 माइनस 3, बस इतना चेंज किया और कुछ नहीं किया। 13 को 16 में से 3 घटा करके लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन, तो एक्स गुना होगा 16 से भी और एक्स गुना होगा इससे भी, दोनों से गुना होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर 48 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का साइन मैंने माइनस का साइन ही रखा, कुछ स्टेप्स को आप बिल्कुल यहाँ से हटा सकते हो। 16 एक्स माइनस के 3 एक्स ब्रैकेट बंद, माइनस के 1 बराबर 0। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेगा हर एक टर्म का। यहाँ से मिलेगा सर 48 एक्स स्क्वायर माइनस का 16 एक्स, ये माइनस इससे माइनस से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस का 3 एक्स माइनस का 1 बराबर 0। बताइए इतना क्लियर है, बताइए। यस सर। क्लियर। चलिए तो इसके बाद आप क्या करोगे, पहला दो टर्म में से कुछ कॉमन सोचिए। तो पहला दो टर्म में से क्या कॉमन है, तो x तो कॉमन दिख रहा है सर, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन है ही, x के अलावा भी कुछ कॉमन है, ठीक है। 48 के टेबल में 16 आता है, ठीक है, आपको पता है 16 3 48, तो 16 3 48 होता है, तो मुझे दिख रहा है सर 16 तो दूसरे वाले टर्म में भी है और 16 3 48 होता है, तो 16 भी कॉमन आ जाएगा। तो पहले दो टर्म में से 16 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 16x अगर कॉमन लिया तो 48 में से 16 कॉमन लेने के बाद 16 3 48, तो 3 लिख दिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा। पूरे 16x को आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का 1। दूसरे वाले इन दोनों टर्म में से आप देखोगे 3x माइनस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 तो कॉमन होता ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लोगे, प्लस का 1 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 1, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3x माइनस 1 यहाँ भी है, 3x माइनस 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो 3x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, एक गुणनखंड को मैंने कॉमन ले लिया 3x माइनस 1, ठीक है। एक हाँ जी डाउट बताइए। है हाँ जी सर, बताइए। इक्वल में 0 लगाना जरूरी है? हाँ ये समीकरण दिया गया था ना, लगाया नहीं है, ये समीकरण लिखकर दिया गया था, ठीक है। इक्वल टू 0 आपको दिया रहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, तो इक्वल टू 0 आपको लास्ट तक लेते चलना है, ठीक है। ओके सर। समझ में आया? तो आपको इक्वेशन में बनाकर ही दिया जाएगा, समीकरण में इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उसको लिखते चल रहे हैं, ठीक है। हम बस बाएं पक्ष को क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, दाएं पक्ष तो 0 आते चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मिलेगा 16x प्लस का 1, ठीक है, 16x प्लस 1, 3x माइनस 1 कॉमन है तो 16x प्लस 1 बराबर में 0। अब फिर से तो गुणनखंड आ गया हमारा, 3x माइनस 1 एक गुणनखंड है, 16x माइनस 1 एक गुणनखंड है, ठीक है, 16x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से आप कहोगे सर या तो पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा। फिर से स्क्रीन रुक गई, ठीक है, अभी सही है। तो यहाँ से आप कहोगे सर या तो 3x माइनस 1 जो है ये 0 के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं 16x प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा। इन दोनों में कोई एक तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, तभी जाकर हमारा समीकरण संतुष्ट करेगा। यहाँ के बाद आप कहिएगा अगर 3x माइनस 1 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, 3x जो है सर वो 1 के बराबर रहा होगा, ठीक है, 3x 1 के बराबर रहा होगा। उसके बाद हम कहेंगे सर 16x प्लस 1 अगर 0 के बराबर है तो 16x जो रहा होगा वो माइनस 1 के बराबर रहा होगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा सर x का वैल्यू जो होगा या तो 1/3 या फिर x का वैल्यू जो होगा -1/16। तो यही आंसर आ रहे थे क्या आप सभी के?
बिल्कुल मुझे दिख रहा है, यही दो आंसर आपने Yes, बताया sir. था मैक्सिमम, ठीक है, 1/3 और -1/16। तो यहाँ से आप कह सकते हो हमारा जो आंसर बनेगा, मूल x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -1/16। तो आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण के हर केस में हमारा क्या हो रहा है, दो मूल आ रहे हैं, ठीक है, दो वैल्यू ऐसा होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्लियर, समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद में फिर पोल में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके पास क्वेश्चन है 4x²। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको एक्स स्क्वायर के टर्म में ही दे, है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मूल ज्ञात करिए, 4m², m के टर्म में दे दिया, -9m -100, ठीक है, -100 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। 4m² -9m -100। तो इस बार जो आंसर आएगा वो m का वैल्यू आएगा, ठीक है, चर m है, तो आपको m का वैल्यू बताना है कि m का मान क्या पुट करें, ठीक है। तो मूल बताइए, m का टर्म में गुणन कट गिरी, देखिए राइट साइड में 0 आपको लिखा हुआ है, 4m² माइनस का 9m -100। यहाँ पर आपको सोचना होगा क्या, इस 4 को मल्टीप्लाई करिएगा इस 100 से, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 400 मिल जाएगा, ठीक है। 4 इंटू कुछ चीज मैं बता रहा हूँ बस, ये 400 मिलेगा। अब 400 को हम ऐसे तोड़ना होगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, अगर एक मैंने जानबूझकर एक बड़ा नंबर वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो अगर एक बड़ा नंबर है तो इसको आप गुणनखंड करिए, सोचिए आप इसको कैसे तोड़ोगे दो नंबर में। बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं 400 के लिए, तो ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको सोचे कि उनको घटा करके, दो नंबर जिनको गुना करने पर तो 100 मिले और घटा करके 9 मिले, ठीक है, घटाने पर 9 मिले, क्योंकि बीच वाला टर्म 9 है आपका। घटा करके क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, 100 के आगे माइनस का साइन है। सारी चीज आपको देखना है। चलो आप सोचो थोड़ा, उसके बाद मैं करूंगा। देखो एक चीज हो सकता है अभाज्य गुणनखंड करें, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करने से भी आप, देखो करने के लिए काफी चीज होता है ना, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहूंगा जो सबसे आसान तरीका हो, जिससे हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच पाए। अच्छा, सोनाक्षी का आंसर आ गया है एक, -4 और 25/4, ऐसा लिख रहे हो क्या, -4 और 25/4, क्या आपका आंसर यही है, -4 और 25/4, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपका जो भी आंसर है, -4 और 25/4, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो काफी छोटे छोटे नंबर मिलेंगे, उससे कंफ्यूजन होता है हमारा, ठीक है। मैं थोड़ा आपको और भी कुछ अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपने ट्राई किया सभी ने, अभी रुक जाइए, ठीक है। अगर आप अभी भी कर रहे हो तो प्लीज अपने कॉपी पे मत करो, अभी रुक जाओ, स्क्रीन को देखिए, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट ये डेटा जो है बस एक्स या वाई में कुछ भी लिखकर आपको आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बोला सर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 100 है, m² का गुणांक 4 और कांस्टेंट यानी अचर वाला पद 100 है, तो 4 को जब 100 से गुना किया तो आपको मिला 400, ठीक है। अब मुझे कहा 400 को ऐसे तोड़ना है कि घटा करके 9 मिले। अब बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं, ठीक है, तो मैं इसको कैसे से कैसे सोचूं, आप इसको सोचा, आपने ऐसे सोचा 25 गुना 16 बढ़ेगा। देखो मैं इसको ऐसा सोचूंगा पहले, सर 4 गुना 100, 4 गुना 100 काम नहीं चलेगा, 100 में से 4 घटाएंगे तो 9 नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब इसको क्या करो, 4 को 4 रहने दो, ठीक है, 4 को 4 रहने दो, 100 को और ब्रेक करिए। देखो सबसे अच्छा तरीका है इसे रफ में करना, ठीक है, रफ में करना। इस 100 को सोचिए, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को कोई बच्चा अलग अलग तरीके से तोड़ सकता है, मुझे बताइए। 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 गुना 10। आवाज नहीं आ रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो Yes, जाना sir. चाहिए, ठीक है, 10 गुना 10। अब यहाँ से आपको मिलेगा, सर इसका जोड़ा बना, 3 नंबर का नहीं सोचना है, मैं 2 नंबर सोचना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सोचा सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, 40 गुना 10। देखो मुझे आंसर तो पता है, लेकिन मैं सीधे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या क्या सोच सकते हो एग्जाम में, सारी चीज देखिए। तो यहाँ पर आपको सर 40 गुना 10 से भी आ जाएगा 400, लेकिन 40 में से 10 घटाने पर तो 9 नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा फेल हो गया, ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। अब क्या करिए, इसको तोड़िए, 40 को मैं क्या करता हूँ,
इसको तोड़ा मैंने 8 गुना 5, ठीक है। 40 को मैंने तोड़ा 8 गुना 5, ठीक। 10 को मैंने तोड़ा 5 गुना 2, 5 गुना 2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मैंने 40 को लिखा 8 पंजे 40 और 10 को मैंने लिखा 5 गुना 2, ठीक है। इस तरीके से बस ब्रेक करते जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें मैंने जोड़ा बनाने के लिए ट्राई किया, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 8 गुना 2 16 बन जाएगा। 8 गुना 2 करने पर 16 मिलेगा और 5 गुना 5 करने पर 25 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 16 और 25 को आप अगर गुना करोगे, क्योंकि इसी गुणनखंड से मिल रहा है ना, 16 गुना 25 करेंगे तो 400 मिलेगा, क्योंकि 8 गुना 5 गुना 5 गुना 2 ही है ना वो। 16 गुना 25 करने पर 400 मिलेगा और 25 में से 16 घटाने पर कितना मिलेगा, 25 में 16 घटाने पर आपको 9 मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि 25 माइनस 16 करने पर 9 मिलेगा और 25 और 16 को गुना करने पर 400 मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहां तक आने में आपको हो सकता है कुछ और टाइम लगे, है ना, लेकिन प्रोसेस यही होगा। समझ में आया। बस हम उसको गुणनखंड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मिला सर 8 गुना, यहां तक जब आपने पहुंचा, जब आपने ये सोचा कि सर 400 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 गुना 5 गुना 5 गुना 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आपने देखा सर 8 गुना 2 करने पर 16 मिलेगा, 5 गुना 5 करने पर 25 मिलेगा, 25 और 16 का जोड़ा बन गया, 25 और 16 गुना करने पर 400, 25 माइनस 16 करने पर 9। इतना क्लियर है तो बस वाई लिख के मुझे बताइए। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो डी बिल्कुल डेफिनेटली आप लिखकर पूछ सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो ये तभी आपको बढ़िया से आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, 4m²। इस माइनस के साइन को मैंने माइनस ही रहने दिया, बस इस 9 को मैं सोच रहा हूं, इस 9 को मैंने क्या भी बोला था, 25 गुना 16, ठीक है। 25 गुना 16 करने पर 400 मिलेगा और 25 माइनस 16 करने पर आपका 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर 9 को मैं चेंज करूंगा 25 माइनस 16, बाकी सारी चीजें सेम जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को ओपन करिए या फिर आप पहले m को गुना कर लीजिए। तो 25m, m अंदर चला गया, माइनस सॉरी, तो यहाँ पर आप लिखोगे 25m माइनस का 16m, बस m को मैंने अंदर ले गया, दोनों को गुना किया, ठीक है, माइनस का 100 बराबर 0। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्टेप आप धीरे धीरे करके हटा सकते हो। 4m², ये माइनस का साइन दिखाएगा कि अंदर वाले टर्म चेंज करेंगे साइन, तो माइनस का 25m आएगा यहाँ पर, माइनस का 25m, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मिलेगा 4m² माइनस का 25m प्लस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 16m माइनस का 100, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इसके बाद आप देखिए पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है। पहले दो टर्म में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 25 है, तो 4 और 25 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं है जिसका टेबल में 4 और 25 दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन m² और m तो है, तो यहाँ दिख रहा है m² और यहाँ m, तो m² और m में m तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर बस m को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर m को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 4m माइनस का 25, 4m माइनस 25। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 16 माइनस 100 में से। तो यहाँ दिखेगा प्लस का साइन के साथ अगर मैं 4 कॉमन लूँ, 16 में 4 आता है, ठीक है, 4 चौके 16, और आपको पता है 100 भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो अगर 4 को कॉमन लोगे तो आपको क्या दिखेगा, 4m, 4 चौके 16, 4m माइनस 25, क्योंकि आपको पता है 100 में से 4 गुना 100 कितना होता है, 4 गुना 25, सॉरी 4 गुना 25 अगर मैं कर दूं 4 इंटू 25 तो आपको 100 मिलेगा, ठीक है। तो 100 में से अगर 4 कॉमन दिया तो 25 बच रहा है, ठीक है। 25 अगर 4 कॉमन दिया तो आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सर 4m माइनस 25, यहाँ पर आपको दिख गया 4m माइनस 25 यहाँ भी है, 4m माइनस 25 यहाँ भी है, तो 4m माइनस 25 को कॉमन ले लीजिए, बराबर में 0 तो है ही। यहाँ से मिल रहा है 4m माइनस 25 अगर मैंने कॉमन लिया तो इसके बाद आसान है m प्लस 4, ठीक है, m प्लस 4। आंसर बिल्कुल सही आ रहा था आप सभी के। दो गुणनखंड है तो कहेंगे सर 4m माइनस 25 जो है या तो ये 0 के बराबर होगा या m प्लस 4 जो है ये 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कोई एक 0 होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो 4m का वैल्यू 25 होगा, और अगर 4m 25 है तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/4, ठीक है, 25/4, और यहाँ से मिलेगा m का वैल्यू माइनस का 4, ठीक है। तो ये दो आंसर मिल रहा है, m का वैल्यू या तो -4 या m का वैल्यू 25/4। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ रहा था जितने बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं m का वैल्यू या तो -4 होगा या फिर m का वैल्यू 25/4 होगा। क्लियर इतना, बताइए।
ये 2 मूल आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में मुझे दिखा 2 मूल। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे पोल के जो क्वेश्चन होंगे पोल अगले क्लास में करेंगे। रूट वाले जो क्वेश्चन है, देखो अगला टाइप जो है हमारा रूट वाला ही है। अगला जो टाइप है हमारा वो बिल्कुल रूट वाले क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये रूट वाला जो क्वेश्चन है अगले क्लास में इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आज के क्लास में कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप पहले अपना डाउट पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो। बताइए, कोई डाउट है क्या आज के क्लास में? पोल रिपोर्ट No, नहीं मिलेगा sir. क्योंकि पोल